हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। इस वीडियो में कक्षा 12 के बच्चों के लिए केमिस्ट्री 2024 के बच्चों के लिए वायरल प्रश्न लेकर आ चुके हैं। जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट 7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं, तो आज की ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताने जा रहा हूं 7 मार्च को जाकर के छाप देना। वायरल क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए आईएमपी है। इसका सोल्यूशन देखिए। इस वीडियो में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब की थ्योरी है, इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं, आज की इस वीडियो में आईयूपीएससी नाम है, सभी को इसमें इंक्लूड है। इस वीडियो में काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिएगा बाबू। डेली आपको यहां से सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। पूरे अच्छे से तैयार कीजिए। देखिए, ये जो मैं क्वेश्चन बताते चल रहा हूं, इसका फुल सोल्यूशन भी बताऊंगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो इसमें देखिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। पेपर में इस तरीके से पूछेगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं और उदाहरण सहित समझाइए। और इसी में पूछेगा इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक भी लिखिए, इस तरीके से। तो सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है बाबू, ध्यान दीजिए, इसका परिभाषा लिखना पड़ेगा, तब इसके साथ में उदाहरण देंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया की हेडिंग, क्योंकि इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति से अभिकारक के किसी भी यानी कि अभिकारक जो बनेगा किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात कह सकते हैं कि जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आ गया? एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए, वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति यानी कि जिस अभिक्रिया को हम करा रहे हैं तो उसमें प्रगति होगा ही, यानी कि आगे बढ़ेगी। वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति से अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जो अभिक्रिया बनेगी उसके सांद्रण में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अर्थात इसी को कह सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में कि जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए इन ए वेक्टर यहाँ पे कह सकते हैं ए अप्रोचेज बी प्लस सी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको मतलब लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि इसका वेग जो है अल्फा ए पावर 0 हो तो यह जो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे उदाहरण में बाबू ऐसे ही पेपर में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 व Cl2, H2 देखिए H2 व Cl2 का जब संयोजन होता है तो क्या प्राप्त होता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे कह सकते हैं H2 प्लस Cl2, ये दोनों को जोड़ा जाता है सूर्य की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश में, तो 2HCl प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है एग्जाम्पल के साथ। आगे इसी में पूछा था, इस प्रश्न में क्या पूछा है ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि वेग स्थिरांक का व्यंजक समझाइए, तो वेग स्थिरांक का व्यंजक भी आपको समझ लेना है। देखिए, इसको भी हेडिंग डाल के ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे बाबू कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, क्योंकि पेपर में पूछेगा प्रश्न तो उसका हेडिंग लगा के ही लिखना पड़ेगा। लिखेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है, x इक्वल के टी होता है। ये वाला व्यंजक तैयार कर रखना, जहां पे x का मतलब क्या होता है, k का मतलब क्या होता है, t का मतलब आपको दर्शाना पड़ेगा। जिससे लिखेंगे कि x, यहाँ पे लिखेंगे पेपर में भी कि जहां x यानी कि अभिकारक और a की वह मात्रा है जो t यानी कि समय में अभिक्रिया करती है, और k यानी कि अभिक्रिया का क्या है, वेग स्थिरांक है। बस इस तरीके से बता देंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, x इक्वल के टी होता है। जबकि x जो है अभिकारक की क्या है, मात्रा है जो a के रूप में दर्शाता है, और k जो क्या है इसके रूप में मतलब कि वेग स्थिरांक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। t जो है समय है। इस तरीके से लिख लेंगे। आगे प्रश्न देखेंगे अगला। इसके बाद न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन हम अभी तुरंत बता रहे हैं 2 नंबर में। देखिए, जैसे प्रश्न नंबर 2 की प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 30 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से पढ़ के जाना बाबू। ये क्वेश्चन पेपर में आने मतलब आएगा ही आएगा। पूछ रहा है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में
30 सेकंड यानी समय दिया है, और पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की क्या रह गई, आधी रह जाती है। तो कह रहा है कि वेग स्थिरांक बताइए क्या होगा। चलिए न्यूमेरिकल को करते समय सबसे पहले ध्यान ये रखना है, जो प्रश्न पूछा है उसको पहले लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग के लिए क्या होता है, के बराबर, ये वाला मान याद रखना हमेशा कि 0.6932 इतना होता है, जो कि टी हाफ ये फॉर्मूला के रूप में कार्य करेगा। अब देखिए मान जो दिया है आराम से आपको पुटअप करेंगे, आगे पहले इसको समझ लेते हैं। 0.6932 और ये टी हाफ जो है 50, ठीक है ना, क्योंकि आधा रह जाती है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसके मान को क्या करेंगे, बस कटा देंगे, यानी कि टी हाफ के जगह पे कितना है तो 50, 50 की जगह पे एक जीरो कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, इसको दशमलव को आगे बढ़ाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, और कुछ नहीं किए गुणे, ये 10 के पावर -3 के रूप में क्या कर दिए, चेंज कर दिए। अब क्या किए हैं, यहाँ पे देखिए इसको कटा देंगे ना, सीधे कटेगा तो 1.5, 5 से कम 5 एक बार जाएगा, 5 से कम 5 दशमलव, देखिए 5 से कम फिर क्या हो जाएगा, 2 अंक ले लीजिए, यहाँ पे 1.38 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा -3, ये सेकंड इनवर्स में आ जाएगा। यही हम लोग को क्या निकालना था, वेग स्थिरांक, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकालना था। आगे प्रश्न देखिएगा, देखिए अगला प्रश्न जो है बाबू, लिगेंड क्या है, पेपर में पूछता है कि लिगेंड क्या है, और इसके 2 उदाहरण भी आप बताइए। पेपर में इसी तरीके से पूछेगा तो बढ़िया से तैयार करके जाना है। सबसे पहले बताना है कि लिगेंड क्या है, तब इसके बारे में 2 उदाहरण भी बताना है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे वह आणविक जो संकर यौगिक में केंद्रीय यानी धातु परमाणु अथवा आयन से अस्थायी रूप से यानी कि जुड़ी होती है, लिगेंड कहलाती है। इस तरीके से लिख लेंगे ना, क्या है, कुछ नहीं है, लिगेंड के बारे में परिभाषित करेंगे कि वह आणविक जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से अस्थायी रूप से क्या होती है, जुड़ी होती है, लिगेंड कहलाती है। समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल पेपर में पूछेगा तो आपको एग्जाम्पल भी देना होगा, क्योंकि 2 एग्जाम्पल भी इसमें पूछा था। तो देखिए यहाँ पे K4 यहाँ पे बड़ा वाला कोष्टक में लिखेंगे Fi, यहाँ पे CN6 में C जो है ये क्या है, ऋण आयन लिगेंड है। क्या है बाबू, ऋण आयन जो है क्या है, ये लिगेंड है, क्योंकि यह संकर में क्या है, केंद्रीय Fe2 धन आयन से सीधे जुड़ा रहता है, इसलिए। ठीक है, एक और देखिए यहाँ पे दूसरा हो जाएगा एग्जांपल, CuNH3 का पावर है जो 2 धन आयन के एक अन्य संकर आयन है, जिसमें Cu यानी कि जो है 2 धन आयन यानी कि 4NH3 लिगेंड से जुड़ा होता है। तो इसी को बताना था, पेपर में ऐसे लिखना है, बस 2 इसका एग्जाम्पल दे देना है, जैसे प्रश्न पूछेगा ऐसे आंसर भी आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, ये भी न्यूमेरिकल है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देख रहे हैं ना कि क्वेश्चन लिखा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल जो है यानी टी हाफ 60 मिनट दिया है, और कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग जो है पूर्ण हो जाएगा यानी पूरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन एकदम आप समझिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, करें प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल टी हाफ 60 मिनट है, कितने समय बाद वो 90% यानी पूरा हो जाएगा। सबसे पहले कैसे करेंगे न्यूमेरिकल, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए K = 0.693 टी हाफ ये होता है। अब क्या करेंगे, इसके जगह पे टी हाफ का मान दिया है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 0.693 और टी हाफ 50 सेकेंड है, सॉरी मिनट है, तो मिनट लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, डिवाइड करेंगे, तो यानी कि इतना में 0.693 में 60 से भाग करेंगे तो आएगा 0.0155 मीटर इनवर्स में, तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है ना, या पुनः इसको हम कहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, K = 2.303 और T ये log 10 और इंटू होता है A/A-x, ये वाला याद रखिएगा फॉर्मूला। ठीक है, बढ़िया से तैयारी रखिएगा। अब यहाँ पे बस मान रख देना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे K का मान जो हम लोगों ने निकाला है अभी ये आया है 0.01155, ये ही ना आया है, तो यहाँ पे K के जगह पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख देंगे 0.1155 बराबर, ये फॉर्मूला में 2.303 ये क्या है, T का मान कितना है, पूर्ण करने के लिए पूरा 90 मतलब कि 90% करना है ना, और log 10 यहाँ पे A का मान कितना है बाबू 100,
ए का मान कितना रखेंगे 100, और यहाँ पे ए का मान 100 और माइनस पूर्ण करने के लिए एक्स का मान कितना रखेंगे 90। अब इसको सॉल्यूशन कर लेना है, बस कुछ करना नहीं है, सिंपल फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। 0.0115 बराबर 2.303 बटा में T90, ये T90 हो जाएगा log 10। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो ये कितना आएगा निकल करके 10 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 100 रहेगा और 100 में से 90 गए 10, 10 नहीं है, सही कट के आएगा, आप समझ रहे हैं ना, सिंपल सा। इसके बाद यहाँ पे T90 का मान निकालना है, पूर्ण करने के लिए इसी को पक्षांतर कर देंगे गुणा करके तिर्यक, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ये T90 बराबर 2.303 है, ये बटा में आ जाएगा 0.01155। अब यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये इसलिए हम वी नो दैट कि log 10 का पावर 10 बराबर होता है 1, इसलिए यहाँ पे इसका मान जो है 1 के बराबर हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो सेम यही मान आएगा, तो ये वाला अच्छे से न्यूमेरिकल पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बाबू क्या है, IUPAC नाम, इसका प्रयोग करके और जो नीचे दिया गया है इसका यहाँ पे IUPAC नामकरण करना है। जितना भी बताने चाह रहा हूँ ये लगातार पेपर में पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। देखिए पहला नंबर NiCO4, इसका मतलब IUPAC नाम क्या होगा, तो देखिए Ni जो है ये क्या है बाबू, तो टेट्रा, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, टेट्रा कार्बोनिक, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे इसका नाम CO4 है ना, तो यहाँ पे टेट्रा लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा। टेट्रा, टेट्रा का लिखेंगे यहाँ पे कार्बोनिक, यहाँ पे लिखिए कार्बोनी, यहाँ पर निकिल, टेट्रा कार्बोनिकिल निकिल, यहाँ पे लिखे हैं नील निकिल, इस तरीके से इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है K3Al, यहाँ पे देखिए C2, यहाँ पे O4 थ्राइस, ये है ना K3Al, यहाँ पे C2O4 थ्राइस है, इसके यहाँ पे नामकरण कर देना है इसका IUPAC नामकरण के अनुसार, तो ये K3 क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, क्या होगा बाबू, ये पोटेशियम हो जाएगा, तो लिखेंगे पोटेशियम, क्या लिखेंगे, K3 को पोटेशियम लिख लेंगे। इसके बाद Al है, तो ये जिंक मतलब कि हेक्सा, यहाँ पे AlC2 है ना, तो ये AlC2 जो है तो ये हेक्सा के रूप में अब कार्य करेगा, क्या करेगा, हेक्सा, हेक्सा सायोनाइड, इस तरीके से लिख लेंगे पूरा, इसका नाम है, पूरा नाम लिख दिए K3AlC2O4 थराइस, यानी कि पोटेशियम K3AlC2O4 थराइस का हेक्सासायोनाइड हो जाएगा, ये होगा इसका IUPAC नाम। इसके बाद Ag जो है ये ध्यान दीजिएगा, क्या है बाबू, Ag, Ag यानी कि डायनोमिन है, डायनोमी है, यहाँ पे लिखेंगे डायमीन, डाइएनमीन। इसके बाद देखिए डाइएमीन हो गया ना, NH3 ट्वाइस सिल्वर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, सिल्वर, यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, सिल्वर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट डाइसायोनाइड, डाइसायोनो, अब देखिए AgCN2 है ना, ट्वाइस है, AgCN ट्वाइस, तो इसको लिख देंगे क्या बाबू, अर्जेंटम, क्या लिखेंगे, अर्जेंट लिख दीजिए, अर्जेंटट, ये फर्स्ट नंबर। इस तरीके से IUPAC नाम थोड़ा अच्छे से सीख लीजिएगा। इसके बाद है CO3 NH3 5Cl, यही है ना, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। क्या लिखिएगा, पेंटा एमिनो कार्बो, यहाँ पे लिखेंगे पेंटा, पेंटा एमिनो, पेंटा एमिनो के जगह एमीन लिखिए, ठीक है ना, कार्बोनेटो कोबाल्ट, आधा कोबाल्ट है, इस तरीके से लिख लीजिएगा। इसके बाद थर्ड नंबर, फिर थर्ड लिखिएगा, यहाँ पे Cl है तो क्लोराइड लिख दीजिएगा, क्लोराइड।
हो गया। इसके बाद अगला है इसमें देखिए CnH3 6Cl3, इसको करना है ना, तो क्या लिखेंगे बाबू, इसका पहले C, इसके बाद NH3 6 है, तो इसको लिखेंगे हेक्सा, यहाँ पे लिखिएगा हेक्सा एमीन, एमीन है, हेक्सा एमीन, यहाँ पे लिखिएगा अर्जेंटम की जगह मीन कोबाल्ट लिख लीजिए, कोबाल्ट C3 है ना, Cl3 कोबाल्ट, इस तरीके से अब 1 लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए K3 है तो पोटेशियम FeC2O4 थ्राइस है, यहाँ पे लिखिए पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई लिखिएगा, C2O4 थ्राइस है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा ट्राई, अब लिखिएगा अक्षय, यहाँ पे अक्षय ले, इसके आगे लिखिएगा अक्षय ले टू फेरेट, ये लिखिएगा 3rd नंबर में आता है। इस तरीके से ये जितने भी मैं बताया हूँ थोड़ा अच्छे से रिवीजन कर लेना, यूपीएससी नाम को काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से तैयार कर लेना क्वेश्चन को। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, मतलब पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।